नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डाइव इन बुक यूट्यूब चैनल। आज हम इतिहास के एक बहुत ही रोचक विषय सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही रोचक तरीके से समझने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल पहले अपने चरम पर थी और फिर समय की धूल में कहीं खो गई। तो चलिए सिंधु घाटी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी शहरी सभ्यता जो एरिया में प्राचीन मिस्र से भी बड़ी थी, सदियों तक खूब फली फूली और फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। आखिर हुआ क्या उसके साथ? यही वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है, और इसी गुत्थी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी पुरातात्विक खोज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस महान सभ्यता को हमारी मॉडर्न दुनिया ने दोबारा खोजा कैसे। आप जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व में खत्म होने लगी, लेकिन इसकी पहली बड़ी खुदाई हुई 1921 में, मतलब लगभग 4000 साल का गैप। ये एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से भुला दी गई थी, जमीन के नीचे दबी हुई, जब तक कि मॉडर्न खोजकर्ताओं ने इसके राज खुलने शुरू नहीं किए। इस कमाल की खोज का क्रेडिट जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को, जिन्होंने 1921 में पहली खुदाई शुरू की। और फिर ठीक 3 साल बाद 1924 में उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने ऑफिशियली पूरी दुनिया को इस खोई हुए सभ्यता के बारे में बताया। तो सवाल उठता है कि ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी है। देखिए, कार्बन 14 डेटिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो एक आम तौर पर मानी जाने वाली तारीख है वो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व। लेकिन नई रिसर्च, जैसा कि एनसीईआरटी की किताबों में भी मिलता है, वो एक और भी लंबी टाइमलाइन बताती है, 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक। इससे पता चलता है कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमेशा नई खोजों के साथ बदलता रहता है। तो अब हम ये तो जान गए कि इसे खोजा कैसे गया। अब चलिए अगले लेवल पर चलते हैं और ये देखते हैं कि उनके शहरों के जो अवशेष मिले हैं वो हमें क्या बताते हैं। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बहुत विशाल सभ्यता थी। इसका फैलाव एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल के आकार में था, जो आज के पाकिस्तान और भारत के बड़े हिस्सों को कवर करता था। इसका ज्योग्राफिकल स्केल ही अपने आप में हैरान करने वाला है। इस बहुत बड़े एरिया में कई बड़े बड़े शहर थे। इनमें से 6 सबसे खास हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि राखीगढ़ी भारत में मिली इसकी सबसे बड़ी साइट है, और धोलावीरा को तो हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। और ये शहर सिर्फ बड़े नहीं थे, बल्कि कमाल के प्लान किए हुए थे। पूरे शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। और एक बहुत ही यूनिक बात, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड की तरफ नहीं, बल्कि प्राइवेसी के लिए पीछे की गलियों में खुलते थे। सोचिए कितनी एडवांस सोच थी। चलिए अब शहरों की बनावट से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करते हैं जो इनमें रहते थे। उनका समाज कैसा था, वो क्या करते थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। तो सिंधु घाटी के लोग क्या खाते पीते, क्या पहनते थे? उनकी मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ, और मीठे के लिए वो शहद का इस्तेमाल करते थे। कपड़े वो सूती और ऊनी दोनों तरह के पहनते थे। आने जाने के लिए 2 और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी होती थी। और क्योंकि वहां से औरतों की मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनका समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। मनोरंजन के लिए फिशिंग, हंटिंग और पासे जैसे खेल खेले जाते थे। वो लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं करते थे, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क भी था। जैसे कि तांबा वो खेतड़ी और ओमान से मंगाते थे, चांदी और सोना अफगानिस्तान और ईरान से, और लाजवर्थ जैसी कीमती चीज़ें मेसोपोटामिया से आती थीं। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब हम उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो उनके विश्वासों और कल्चरल लाइफ के बारे में कुछ इशारे देती हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है। सबसे पहले देखिए मोहनजोदड़ो का ये विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल है, लगभग 11.88 मीटर लंबा और 2.43 मीटर गहरा।
माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या सामाजिक मौकों पर होता था। इसका साइज और इसकी बनावट ही उनकी इंजीनियरिंग का सबूत है। ये है पशुपति मुहर, जो सबसे मशहूर आर्टिफैक्ट्स में से एक है। इस पर 3 मुंह वाले एक देवता को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं, जो उनके धार्मिक विश्वासों को समझने में एक अहम कड़ी है। और अब ये देखिए, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। भले ये साइज में छोटी है, लेकिन ये उनकी आर्टिस्टिक स्किल को दिखाती है। इसके पोस्चर में एक नेचुरल मूवमेंट और कॉन्फिडेंस है, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई असाधारण है। तो कुल मिलाकर उनके मुख्य विश्वास क्या थे? मातृ देवी की पूजा बहुत होती थी। वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। कुबड़ वाला सांड एक पवित्र जानवर था। पेड़ और शिव पूजा के भी सबूत मिलते हैं। माना जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह भी शायद इसी सभ्यता की देन है। और एक बार फिर सबसे जरूरी बात, आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है जो उन्हें दूसरी प्राचीन सभ्यताओं से बहुत अलग बनाता है। और अब हम आते हैं सिंधु घाटी के सबसे बड़े रहस्य पर, उनकी लिखी हुई भाषा, जिसे हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो भावचित्रात्मक थी, यानी पिक्टोग्राफिक। इसका मतलब ये है कि उसमें आवाज के लिए अक्षर नहीं होते थे, बल्कि शब्दों या आइडियाज को दिखाने के लिए तस्वीरें या सिंबल बने होते थे। हर निशान का अपना एक मतलब था। इसे लिखने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा था। पहली लाइन लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर, और अगर दूसरी लाइन होती तो उसे लिखा जाता था बाईं से दाईं ओर। इस जिगजैग स्टाइल को बूस्ट्रोफिडन कहते हैं। ये ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब है जैसे बैल खेत जोतता है, एक लाइन एक तरफ और अगली लाइन उल्टी तरफ। जाहिर है इस स्टाइल ने इसे समझने की चुनौती को और भी मुश्किल बना दिया है। तो इस भूली हुई दुनिया की हमारे लिए विरासत क्या है? चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए उन सवालों पर सोचते हैं जो आज भी कायम है। उन्होंने दुनिया को कुछ पहले प्लान किए हुए शहर दिए, एडवांस सैनिटेशन सिस्टम दिए और ऐसे सिंबल दिए जो आज भी जिंदा हैं। लेकिन क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, उनके राजाओं के नाम, उनके कानून, उनका लिटरेचर, उनकी कहानियां, सब कुछ एक बहुत गहरा राज है। हम उनके काम को देख सकते हैं, पर उनकी आवाज नहीं सुन सकते। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, इस इतनी एडवांस सभ्यता के न जाने कौन कौन सी महान कहानियां, कविताएं और इतिहास आज भी उन खामोश पत्थर की मोहरों में बंद है। सोचिए, एक पूरी दुनिया की आवाज जो बस अपने सुनाए जाने का इंतजार कर रही है। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें हजारों साल पीछे कांस्य युग में ले जाएगा। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके उन शहरों की जो एक तरह से वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक कहानी के लिए। जरा सोचिए, एक महान सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की थी, उसे वक्त ने लगभग पूरी तरह से भुला दिया। तो सवाल यह है कि 4000 साल बाद आखिर कहाँ गए वो शहर, कहाँ हैं वो लोग? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा सिंधु नदी के किनारे से, जहां सब कुछ शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे कि भारत में इसकी विरासत कितनी गहरी है। इसके बाद गुजरात के उन बंदरगाहों पर नजर डालेंगे जो इसे दुनिया से जोड़ते थे, और फिर समझेंगे कि ये सभ्यता आखिर कितनी विशाल थी, इसकी सीमाएं कहां तक थीं। और हाँ, आखिर में हम उन खोजकर्ताओं को भी याद करेंगे जिनकी वजह से ये गुमशुदा इतिहास हम तक पहुंच पाया। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इस सभ्यता का दिल धड़कता था, यानी आज के पाकिस्तान का वो इलाका जहां ताकतवर सिंधु नदी के किनारे पहली बार इसके गहरे राज दुनिया के सामने आए। तो सबसे पहले साल 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे एक शहर खोज निकाला, हड़प्पा। इस एक खोज ने न सिर्फ एक शहर को दुनिया के सामने रखा, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता को एक नाम दे दिया, हड़प्पा सभ्यता। आप समझिए, इस एक खोज ने भारत के इतिहास को सीधे सीधे कई हजार साल और पीछे धकेल दिया। और फिर ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी को सिंधु नदी के किनारे मिला मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, ये एक महानगर था। यहां मिला ग्रेट बाथ, एकदम सीधी सपाट सड़कें। मतलब जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी कमाल की टाउन प्लानिंग और इंजीनियरिंग वाकई हैरत अंगीज है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों बड़ी खोजें एक के बाद एक हुई।
1921 में हड़प्पा और ठीक 1922 में मोहनजोदड़ो। इन दो खोजों ने अचानक दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी विशाल और पुरानी सभ्यता को लाकर खड़ा कर दिया जिसके बारे में किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। पर बात सिर्फ इन दो बड़े शहरों की नहीं है। सिंधु के इसी इलाके में चन्हूदड़ो, कोटदीजी और बालाकोट जैसी और भी कई बस्तियां मिली। इससे ये साफ हो जाता है कि ये पूरा इलाका उस जमाने में कितना आबाद और घना बसा हुआ था। चलिए अब सिंधु के केंद्र से थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं, आज के भारत की तरफ, और देखते हैं कि इस महान सभ्यता की जड़ें यहाँ कितनी दूर तक और कितनी गहराई तक फैली हुई थी। राजस्थान में घग्घर नदी के सूखे हुए रास्ते पर हमें मिलता है कालीबंगन। 1951 में अमलानंद घोष ने इसे खोजा। जानते हैं इस शहर की सबसे खास बात क्या है? यहाँ मिली अग्निवेदियां, जो शायद किसी धार्मिक रस्म की ओर इशारा करती हैं। और तो और दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत भी यहीं मिला। ये बताता है कि उनकी खेतीबाड़ी कितनी एडवांस्ड थी। ये जरूर कोई बड़ा प्रांतीय सेंटर रहा होगा। और अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ तो जैसे हड़प्पा बस्तियों का जाल बिछा हुआ था। यहाँ हमें राखी गढ़ी जैसी विशाल साइट मिलती है जिसे अब कई लोग मोहनजोदड़ो से भी बड़ा मानते हैं। और इसके साथ साथ बनवाली, रोपड़ और मीताथल जैसे शहर भी हैं। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि इस पूरे इलाके में सभ्यता कितनी मजबूती से बसी हुई थी। अब चलिए जमीन से उतरकर समंदर की ओर चलते हैं, दक्षिण में गुजरात के तटों पर। ये वो जगह थी, वो गेटवे था जहां से सिंधु घाटी के लोग समंदर के रास्ते बाकी दुनिया से जुड़ते थे, व्यापार करते थे। और यहीं हमें मिलता है लोथल, जिसे 1954 में रंगनाथ राव ने खोजा था। इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है इसका विशाल डॉकयार्ड, जिसे दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड बंदरगाह भी माना जाता है। ये डॉकयार्ड इस बात का जीता जागता सबूत है कि हड़प्पा के लोग सिर्फ जमीन के ही नहीं, समंदर के भी सिकंदर थे, बहुत कुशल नाविक और व्यापारी। और फिर है धोलावीरा, जहां बड़े पैमाने पर खुदाई का काम हाल ही में 1990 में आरएस बिष्ट की देखरेख में शुरू हुआ। आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसने अपने अद्भुत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से सबको हैरान कर दिया है। बड़े बड़े जलाशय, पानी को सहेजने का बेहतरीन इंतजाम, मतलब सूखे इलाके में जीने के लिए ये एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। तो हमने कुछ खास शहर तो देख लिए, पर अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सभ्यता असल में फैली कितनी दूर तक थी। यकीन मानिए, इसका पैमाना चौंकाने वाला है। अगर उत्तर में देखें तो ये सभ्यता जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा तक पहुंची हुई थी, यानी लगभग हिमालय के कदमों तक। और दक्षिण में ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के पास दैमाबाद तक फैली थी, मतलब दक्कन के पठार में भी काफी अंदर तक इनकी मौजूदगी थी। पूरब की तरफ इसकी हद उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पर आलमगीरपुर तक थी, जो गंगा के मैदान के बहुत करीब है। और पश्चिम में तो ये सभ्यता दाश्क नदी पर सुतकांगेडोर तक पहुंच गई थी, जो आज पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास है। ये एक अहम पोर्ट था जो उन्हें मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार में मदद करता था। तो ये जो इतनी बड़ी तस्वीर आज हमारे सामने है, ये रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे उन अनगिनत खोजकर्ताओं की दशकों की मेहनत और लगन है, जिन्होंने वक्त की परतों के नीचे दबी इस कहानी के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा। 1921 में दयाराम साहनी की हड़प्पा खोज से लेकर 1997 में अमरेंद्र नाथ की राखी गढ़ी की खुदाई तक ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे करीब एक सदी तक लगातार कोशिशें की गईं, तब जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का ये नक्शा हमारे सामने आ सका। एक बहुत मशहूर लेखक हैं विलियम फॉल्कनर। उन्होंने कहा था, अतीत कभी मरता नहीं है, ये तो असल में अतीत होता ही नहीं है। सिंधु घाटी की ये खोजें इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है। यह हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस सतह के नीचे अपने फिर से खोजे जाने का इंतजार करता हो। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है, अगर इतने बड़े बड़े शहर 4000 सालों तक गुमनामी में रह सकते हैं, तो सोचिए हमारे पैरों के नीचे और न जाने कितने इतिहास, कितनी कहानियां दबी हुई होंगी, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।